हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बातचीत चैप्टर का लेखक परिचय, और इस वीडियो में हम जो है इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो हमने सोचा है कि बातचीत चैप्टर को हम 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे, ताकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत ना हो और टाइम जो है आप लोगों का बचे। तो इसीलिए इस वीडियो को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। इसमें हमारा बातचीत का पहला पार्ट शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। तो हमारा चैप्टर जो है बातचीत इस वीडियो में यहाँ से शुरू होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियों जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। तो इस लाइन से ये कह रहा है कि हमारे मनुष्य, जो भी हम मनुष्य हैं, तो हमको जो ईश्वर ने जो भी शक्तियाँ दी हैं उनमें से जो है वाक शक्ति भी एक है। उसके बाद दिया है, यदि मनुष्य की और इंद्रियों अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब ये चिंता की बात है कि अगर जो है मनुष्य के पास सारी इंद्रियां होती, तो इंद्रियों का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम मुंह से बोलते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी क्या है, हमारी इंद्रियां हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, और इनमें से जो है अगर हमारा जो है, अगर हम बोलने की इंद्री हमारे अंदर ना होती, अगर हम बोल नहीं पाते, ये गुण हमारे अंदर नहीं दिया होता भगवान ने, तो फिर हमारा क्या होता। तो ये बात सोचने वाली है। उसके बाद दिया हुआ है, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर हम लोग क्या होते, गूंगे होते, मतलब हम लोग बोल नहीं सकते, तो उसके बाद क्या होते, मानो कि सभी लोग एक कोने में बैठा दिए गए होते, और कुछ भी जो है हमें फील होता है या फिर हमारा दुख सुख जो है हम बांटते हैं एक दूसरे से, हम बोल के कह के एक दूसरे का जो है हाल जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते, और हम मुंह से बोल नहीं सकते, तो हम ये सारी चीज़ों का अनुभव जो है नहीं ले पाते। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। तो मतलब इस वाक शक्ति से, इस बोलने के फायदे में पहला जो है स्पीच और बातचीत दोनों ही है। तो दोनों, इससे दोनों ही चीज़ों में फायदे हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। मतलब स्पीच से बढ़िया जो है अपना बातचीत ही है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब ये है कि बातचीत जो करते हैं लोग, हम लोग आपस में, तो उसमें कोई नाज नखरा नहीं दिखाया जाता है, या कोई प्रकार का उसमें फॉर्मेलिटी देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात जो है हमारे बातचीत में अच्छा है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन पाँच रखता हुआ पुलपिट पर जाकर खड़ा हो, और पुण्यवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। तो मतलब ये है कि हमारे जो लेखक है ये बताते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी, कि हमारा जो बातचीत का ढंग है वो स्पीच से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो है बातचीत में किसी भी तरह का फॉर्मेलिटी देखने को नहीं मिलता है, और ना ही उसमें जो है बहुत से समय को गिन गिन करके, और उसमें आप पहले जो है उसमें जा कर के खड़े होंगे किसी ऊंचे जगह पे, जहाँ से आप लोगों को सब कोई देखे, और फिर वहाँ से सबका जो है अटेंशन खींचने के लिए आप तरह तरह की बातें बोलेंगे पहले कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उसके बाद जो है बहुत सी स्तुति करने के बाद जो है अपना मेन पॉइंट पे आएंगे। तो ये जो बात बालकृष्ण भट्ट जी बोले हैं, ये बहुत अच्छा बोले हैं कि बातचीत का निराला जो है ढंग ही निराला है हमारे। तो बातचीत जो है कई मामलों में जो है वो स्पीच से बेहतर है। तो जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसीलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि की अवश्य हो। अब ये भी बात इन्होंने कहा है कि बातचीत में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी आदमी जो है वो क्या, जब अगर भाषण देने उतरता है, अगर अगर भाषण देने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसको कोई ना कोई ऐसी बात बोलनी पड़ती है जिससे जो है वहाँ के लोग जो है बैठे हुए वो उसकी बातों को खूब सुने, और वहाँ पे कोई ऐसी बात तो वो बोलेगा चुटकुला टाइप, जिससे वो सुन करके तालियों को अपने पीटने लगेंगे और ताली बजाने लगेंगे। तो इस बात का जो है
कोई झंझट बातचीत में नहीं होता है। ये बात कौन कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। आगे देखते हैं, वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि, न कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि लेखक कि हमारा जो साधारण बातचीत होता है उसका जो है ढंग बहुत ही घरेलू तरह का होता है। उसमें किसी प्रकार का जो है करतल ध्वनि का मौका नहीं मिलता है, और लोग कह कहे उड़ाते हैं जो किसी भी बात पे जो है मतलब हंसने लगे लोग सुन सुन करके, और ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। उस बातचीत में एकदम सिंपल होता है कि हाँ, जैसे आदमी दो आदमी मिल करके बातचीत करता है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि दो लोग जो है आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक आदमी कुछ अगर बोले और उस बात पे अगर किसी को हंसी आ गई तो हो सकता है कि वो हंस दे, तो आपस में एक दो आदमी के बीच में ये हो जाता है। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा होती है। तो अगर बातचीत के दौरान अगर हंसी मजाक हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा हंसी नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत जो है ही आदमी वहाँ पे हंसता है। ये बात यहाँ पे ये कह रहे हैं। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। तो मतलब आदमी जब स्पीच देता है, जब आदमी स्पीच देता है तो उसका मन, उसका जो है मेन उद्देश्य ही यही होता है कि आदमी जो है जो बैठा हुआ है सामने वाले के एकदम मन में जोश आ जाए, इस बात का जो है वो ध्यान रखा जाता है वहाँ पे। पर यहाँ पे बातचीत में इस तरह का कोई भी बात नहीं होता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। मतलब अगर आप घरेलू बातचीत में उस तरह का अगर संजीदगी खोजेंगे कि एकदम आदमी जो है एक एक बात को रख रख के बोल रहा है, तो वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे वो बेकदर होकर धक्के खाती फिरती है। और घरेलू बातचीत जो है हमारे मन रमाने का भी एक क्या है, ढंग है, और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे यहाँ पे लेखक कहते हैं, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। तो बोल रहे हैं कि आदमी का जो है अगर ज़िंदगी में जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है अपने ज़िंदगी के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसमें हम लोग खाना पीना चलना फिरना घूमना इत्यादि काम करते हैं, तो इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़िंदगी के लिए जो है हमारा बातचीत जो है मायने रखता है। तो इस बात का लेखक यहाँ पे उल्लेख किए हैं। बोल रहे हैं, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। मतलब आदमी के मन में अगर कोई बात है, मान लीजिए किसी के बीच कुछ बहस हो गया, तो वो आदमी जो है अगर मान लीजिए उस वक्त उसके मन में कोई बात अगर रह गया है, जम गया है, तो वो बात भी अगर आप उससे अगर जा कर के तुरंत बातचीत कर लेते हैं तो ये बातचीत से जो है ये हल निकल जाता है। या फिर भी उसके मन में अगर कोई भी बात जो है उसको खटक गया है तो वो निकल जाता है भाप बन करके। ये बात बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पे कहते हैं। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है, कि अगर उसी वक्त जो है आप उस चीज़ उससे आदमी से बातचीत कर लेते हैं तो वहीं पे आपका मन भी हल्का हो जाता है और उस आदमी का मन भी हल्का हो जाता है। तो ये फ़ायदा है बातचीत का। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। और सही बात है कि अगर आदमी, अगर दो पसंदीदा जो है आदमी अगर एक साथ मिलता है, या फिर कोई दोस्त जो है बहुत पुराना अगर मिल गया, उससे आप बातचीत करते हैं तो आपको वक्त का पता ही नहीं रहता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं, और अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। सही बात है बिल्कुल। अगर कोई आदमी जो है बातचीत का जिसको आदत पकड़ लिया है, वो बिना बातचीत के उसको रहा नहीं जाएगा, और वो अपना भले उसका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो बातचीत न अपना नहीं छोड़ेगा। तो उसको बातचीत करने का आदत पड़ गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके आगे इसमें क्या है। अब इसमें जो है बोल रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उनको बहुत से मतलब किताबों में उनका जिक्र है कि वो 16 वर्ष तक जो है अपने किसी मनुष्य का जो है मुख उन्होंने नहीं देखा, उन्हें मतलब देखने को नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में ही वह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से
एक बात सुनी। तो ये वाला जो है पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि ये वो कौन थे जिन्होंने 16 वर्ष तक जो है जो इंसान को नहीं देखे थे, तो वो हैं रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 16 वर्ष के बाद जो है वो किसके मुख से बात सुने, एक बात सुने, तो वो हैं आपके फ्राइडे। तो फ्राइडे का नाम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। भले ही मतलब उस वक्त जो है, अगर वो जिस रॉबिन्सन क्रूसो जी जो थे, उस वक्त जो है क्या है कि 16 वर्षों तक वो जो है आप किसी के मुंह से कुछ नहीं सुने थे, आदमियों के बीच वो रहते नहीं थे, तो वो जंगली बोली में ही कुछ सुन पाए। लेकिन उस वक्त उनको ऐसा लगा कि जैसे उन्हें फिर से इंसान होने का जो है मौका मिल गया है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में वहाँ तक मतलब कहाँ तक लुभा देने की ताकत है। तो इससे ये पता चलता है कि आदमी का जो बातचीत है वो बहुत ही असरदार होता है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी प्रेमिका है, तो उसमें अगर कोई चिट्ठी या खत लिखते हैं, उनसे कभी आपस में बातचीत नहीं हो पाया है, तो आमने सामने, तो उन्हें मतलब बातचीत का बहुत जो है मतलब उनका मन रहता है कि लालसा रहता है कि बातचीत एक बार हो। इसमें आगे है, अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। मतलब लेखक यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किसी का अगर मन का भावना है तो उसको बताना, मतलब अगर हमारे मन में कोई बात है तो हम उसको बताएंगे या फिर वो हमें बताएगा, तो वो भी किसके द्वारा बता सकता है, शब्दों के द्वारा ही बता सकता है। मतलब बिना शब्दों के हेर फेर के हमारे बीच जो है भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो ये बात जो है लेखक यहाँ पे कह रहे हैं। उसके बाद है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। अब यहाँ पे ये लाइन से जो है कई बार क्वेश्चन आपका पूछ चुका है कि मनुष्य के बोलने से ही उसके मन के गुण दोष का क्या होता है, पता चलता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कितनी बार, तो यहाँ पे इस लाइन से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब तक वो बोलता नहीं है उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है ये बात। तो ये लाइन से भी क्वेश्चन आ चुका है कि किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पे ये कौन हो जाएंगे, तो बेन जॉनसन जी हो जाएंगे। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। तो इस लाइन को जो है आप लोग याद रखेंगे और ये बहुत ही उचित जान पड़ता है। तो हम लोग जो है इस आपके इस पूरे इस पार्ट 1 में इतना ही तक हम लोग कवर किए हैं, और आगे का जो है अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक जो है आप लोग इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं अच्छे से, और इसको समझ के पढ़ लेंगे। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।